हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग देखेंगे। ये जो है विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज 2023, ठीक है। विजन आईएएस जीएस मेंस हिंदी माध्यम की जो टेस्ट सीरीज है 1 to 5, ठीक है, 2023 के लिए ये देखेंगे। जीएस पेपर 2 फर्स्ट हम देखेंगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसकी हम लोग किस प्रकार से जो आंसर राइटिंग है वो किस प्रकार से प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, ये टेस्ट सीरीज है उसे लिया गया है 2023 की। जो इस बार 2023 में जिसका सिलेक्शन हो गया है वो तो अपना तैयारी करने में लगे हुए होंगे, तो वो भी देख सकते हैं। या फिर जो 2024 या 2025 टारगेट लगाए हैं वो यहाँ से क्या है जो आंसर देख सकते हैं, मॉडल आंसर किस प्रकार से प्रैक्टिस किया जा सकता है, ठीक है। तो आप देखिएगा तो, और इसमें क्या है कमेंट कीजिएगा अच्छा लगे तो इसमें क्या होगा रोजाना जो है इसका 1 या 2 क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। किस प्रकार से लिखिएगा आपको इसके जो मॉडल आंसर है वो मालूम यहाँ से बताया जाएगा किस प्रकार से आंसर राइटिंग यहाँ लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म एंड ओवर इज ऑल्सो डिस्कस द एसोसिएट कंसर्न। तो ये हम लोग हिंदी में देखते हैं, ठीक है। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण से आप क्या समझते हैं? देख लीजिए, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण से आप क्या समझते हैं, साथ ही इससे संबंधित चिंताओं की भी विवेचना कीजिए। इससे संबंधित जो चिंता है उस पर भी विवेचना करने के लिए बोला जा रहा है। इसका दृष्टिकोण क्या दिया है? न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण की अवधारणाओं की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त परिचय दे। तो न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक अतिक्रमण क्या है, इसकी संक्षिप्त में क्या है परिचय देना है व्याख्या करते हुए। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। न्यायिक अतिक्रमण से जुड़ी चिंताओं का उल्लेख कीजिए, फिर तदनुसार उचित निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए। देख लीजिए ये इसमें दिया है, इसका उत्तर देखते हैं। चलिए देखिए इसमें न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता क्या है? न्यायिक सक्रियता एक न्यायिक दर्शन है जो न्यायपालिका को प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में पारंपरिक दृष्टांतों से विचलन के लिए प्रेरित करता है। न्यायिक सक्रियता तब प्रकट होती है जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है। तो न्यायिक सक्रियता कब प्रकट होता है? जब प्रकट होता है जब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय क्या कहता है अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है, तथा कभी कभी सरकार की नीतियों एवं प्रशासन को भी निर्देशित करता है। तो देख सकते हैं ये क्या है, अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है या कभी कभी सरकार या सरकार की नीतियों एवं प्रशंसा को भी निर्देशित करता है। न्यायिक सक्रियता के उदाहरणों में सूखे से निपटने के लिए कई नीति के निर्माण हेतु निर्देश देना, बैंड लोन पैनल गठित करने के लिए केंद्र को निर्देश देना आदि शामिल है। अब देखते हैं न्यायिक अतिक्रमण। न्यायिक अतिक्रमण क्या होता है, ठीक है, जुडिशियल ओवररीच न्यायिक सक्रियता के एक चरम रूप को संदर्भित करता है। न्यायिक सक्रियता के एक चरम रूप को क्या करता है, संदर्भित करता है, जहां न्यायपालिका द्वारा विधायिका या कार्यपालिका को कार्य क्षेत्र में मनमाने और अनुचित हस्तक्षेप किए जाते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें न्यायालय विधि निर्माण करके विधायिका की भूमिका का अतिक्रमण करती है। तो इस क्या है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है न्यायालय जो है विधि निर्माण करके विधायिका की भूमिका का अतिक्रमण करता है। उदाहरण के लिए कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि राजमार्गों और उसके आसपास नई शराब दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को बंद करने का न्यायालय का निर्णय न्यायिक अतिक्रमण का मामला था। तो ये देख लीजिए, ये जो उदाहरण दिए थे जो है राजमार्गों के जो आसपास, ठीक है, जो नया शराब दुकान खोलने के लिए जो लाइसेंस जारी किया गया था उसको बंद करने का न्यायालय के निर्णय अतिक्रमण का मामला था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत जैसे लोकतांत्रिक न्यायिक सक्रियता के साथ साथ न्यायिक अतिक्रमण के कारण के रूप में विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे शक्ति का असंतुलन, जनहित याचिका, राज्य के अन्य अंगों का अरुचिपूर्ण या लापरवाह, ठीक है, दृष्टिकोण तथा अन्य विभिन्न कारक जैसे
अपने अधिकारों के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता, वैश्वीकरण, सक्रिय मीडिया और नागरिक समाज संगठन, पर्यावरण के प्रति चिंता आदि। हालांकि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से उच्चतर न्यायालयों ने बहुत से लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, लेकिन अनेक मामलों में न्यायपालिका ने अतिरिक्त शक्तियों का उपयोग किया है, जो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जो सक्रियता की साधारण सीमा का अतिक्रमण करती है। तो न्यायपालिका ने अतिरिक्त शक्ति का उपयोग किया है जो न्यायिक सक्रियता की साधारण सीमा का अतिक्रमण करती है। इस प्रकार के न्यायिक अतिक्रमण के निम्नलिखित चिंताओं को जन्म देता है। इस प्रकार जो अतिक्रमण है वो क्या क्या चिंता को जन्म देता है ये देख सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करना। संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत देख लीजिए, यहाँ पे अनुच्छेद, ठीक है, तो अनुच्छेद याद जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे इस जो 142 के अंतर्गत जो होता है उसको लिख दिया गया है। 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में निहित शक्ति असाधारण प्रकृति की है। न्यायिक आदेश जारी करने के लिए इस शक्ति का बार बार उपयोग शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। न्यायिक आदेश जारी करने के लिए शक्ति का बार बार उपयोग करना क्या है? शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। शक्ति का पृथक्करण है, ठीक है, केंद्र राज्य ये जो है क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका के सम्मुख मौजूद चुनौतियों की उपेक्षा। विधायिका और कार्यपालिका के सम्मुख क्या है? चुनौतियों की उपेक्षा। कभी कभी न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्य को सीमित करने वाले फोरेप अर्थात फोरेप यानी कि निधि फंड, ठीक है, निधि या फंड कार्य ढांचा और पद अधिकारी को ध्यान रखे बिना आदेश पारित करती है। उदाहरण के लिए कोयला ब्लॉक आवंटन और स्पेक्ट्रम आवंटन को रद्द करने से देश की कुछ वित्तीय स्थिति खराब हुई। तो ये देख सकते हैं, कोयला ब्लॉक आवंटन और स्पेक्ट्रम आवंटन को रद्द करने से देश की जो वित्तीय स्थिति था वो कुछ खराब हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उसी से लोगों के प्रति जवाबदेही का भाव। एक संस्था के रूप में पालिका विधायिका और कार्यपालिका के समान लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं है। तो ये देख सकते हैं, न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के समान में क्या है? लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका के पास न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की भी शक्ति है। तो न्यायपालिका के पास क्या है? न्यायालय की अवमानना किया जाता है तो उसे दंडित करने का भी शक्ति है। इस तरह न्यायपालिका अपनी अनेक कार्रवाइयों के लिए सार्वजनिक आलोचना से बच जाती है। न्यायपालिका, थर्ड पॉइंट, ठीक है, उसका न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर संकट उत्पन्न हो सकता है। न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर संकट उत्पन्न हो सकता है। विधायिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में बार बार अतिक्रमण करने से न्यायपालिका की छवि धूमिल हो सकती है। तो अगर यदि क्या है, कार्यपालिका और विधायिका के कार्यक्षेत्र में बार बार अतिक्रमण करता है, ठीक है, न्यायपालिका, तो क्या होता है? न्यायपालिका की छवि धूमिल हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर न्यायिक संयम के महत्व पर प्रकाश डाला है। इसलिए न्यायपालिका को आत्म संयम बरतना चाहिए। न्यायपालिका को क्या है? आत्म संयम बरतना चाहिए और सुपर लेजिस्लेचर स्वयं को विधायिका में श्रेष्ठ मानना, ठीक है, सुपर लेजिस्लेचर के रूप में कार्य करने से बचना चाहिए। न्यायिक सक्रियता तब तक उचित है जब तक यह वैध न्यायिक पुनर्अवलोकन के अंतर्गत है। हालांकि यह एक मानक नहीं होना चाहिए और ना ही न्यायिक अतिक्रमण के रूप में परिणत होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लें। इस प्रकार इसका मॉडल आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा कैसे लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो फिर बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, पॉलिटी की कंप्लीट एम लक्ष्मीकांत की इसमें वीडियो, ठीक है, आएगा, जो कि स्टार्ट हो गया, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से स्टार्ट हो रहा है। आप अवश्य देखिए। और उससे क्या है, उसके बाद क्या है, वो जैसे होता है उसके बाद जो है
प्री के लिए जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, ठीक है, यूपीएससी की और स्टेट पीसीएस में पूछा गया, वो सारा क्वेश्चन का संकलन कराया जाता है, ठीक है, टॉपिक वाइज कराया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रूल ऑफ लॉ, एक्सप्लेन हाउ दिस एरिया इज रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हिंदी में देखते हैं इसका क्वेश्चन। विधि के शासन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए कि यह विचार भारत के संविधान में कैसे परिलक्षित होते हैं। तो विधि के शासन से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ देख लीजिए विधि, ठीक है, इसका शासन से क्या समझते हैं और स्पष्ट कीजिए कि यह विचार भारत के संविधान में कैसे परिलक्षित हुई। तो इसका दृष्टिकोण देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है क्या क्या हाईलाइट करना है। विधि के शासन की अवधारणा की व्याख्या करते हुए ठीक है, परिचय देना है, मंत्रिम परिचय देना है, और क्या है शॉर्ट में, ठीक है, विधि के शासन से जुड़े सिद्धांतों का उल्लेख करना है, संविधान के उन प्रावधानों की विवेचना जिनमें यह विचार परिलक्षित होता है, ये करना है, तदनुसार उचित निष्कर्ष देना है। इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो देख लीजिए, ए बी डायसी के अनुसार, यहाँ पे ए बी डायसी से स्टार्ट किया गया, उसके अनुसार क्या होता है विधि का शासन। ए बी डायसी के अनुसार विधि के शासन का तात्पर्य स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रभाव के विपरीत, स्वेच्छाचारी यानी कि अपना इच्छा शक्ति के प्रभाव के विपरीत, ठीक है, नियमित विधि की पूर्ण सर्वोच्चता या प्रधानता है। तो नियमित विधि जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण सर्वोच्चता या प्रधानता है, ना कि जो है स्वेच्छाचारी यानी कि अपना इच्छा के अनुसार, तो वो नहीं है, बल्कि एक नियम होना चाहिए, नियम के अनुसार, ठीक है, सर्वोच्चता या प्रधानता से है। या कार्यपालिका में स्वेच्छाचारिता, कार्यपालिका में स्वेच्छाचारिता और स्वविवेक के अस्तित्व का अपरजन करता है। संविधानवाद या सीमित सरकार विधि के शासन का सार है। संविधानवाद या सीमित सरकार, तो संविधान क्या है, विधि के शासन का सार है, ठीक है, संविधान के अनुसार ही कोई भी जो देश है, ठीक है, उसका क्या होता है, शासन होता है, उसका संविधान के अनुसार ही। केवल एक ऐसा राज्य जो विधि द्वारा शासित है और न्याय एवं समता के आदर्शों को आत्मसात करता है, उसे ही विधि के शासन वाला राज्य कहा जा सकता है। तो जो क्या होता है, ऐसा राज्य है जो विधि द्वारा शासित और न्याय एवं समता के आदर्शों का आत्मसात करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, विधि के शासन वाला राज्य कहा जाता है। अब देख सकते हैं आगे, ए बी डायसी का विधि का शासन। ए बी डायसी का विधि का शासन क्या है, प्रोफेसर डायसी के अनुसार विधि के शासन में 3 सिद्धांत शामिल है। 3 सिद्धांत आप देखते हैं, ठीक है, जो प्रोफेसर डायसी है उसके अनुसार 3 सिद्धांत क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट है विधि की सर्वोच्चता। विधि का सर्वोच्चता, किसी भी व्यक्ति को विधि के अस्पष्ट उल्लंघन से सिवाय दंड नहीं किया जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को जो है अस्पष्ट उल्लंघन के सिवा, अगर स्पष्ट उल्लंघन नहीं है तो उसको क्या है, दंडित नहीं किया जा सकता है। इसमें मनमाने तरीके से गिरफ्तारी से सुरक्षा और स्वयं का बचाव करने का अधिकार शामिल है। देख लीजिए, इसमें क्या है, मनमाने तरीका से गिरफ्तार नहीं कर सकता है और स्वयं के बचाव का अधिकार है। दूसरा है विधि की समक्ष क्षमता। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, चाहे उनकी स्थिति या पद कुछ भी हो। तो ये तो हम लोग का मूल अधिकार से है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। विधि की समक्ष क्षमता, इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान है और चाहे उनका स्थिति या पद कुछ भी। तीसरा देखते हैं, थर्ड, विधिक भावना की प्रबलता। जो विधि की जो भावना होगा वो क्या होगा, प्रबलता हो। संविधान न्यायालयों द्वारा परिभाषित, संविधान जो होगा न्यायालय द्वारा परिभाषित और लागू किए गए व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है। तो संविधान क्या है, न्यायालय द्वारा परिभाषित और लागू किए गए व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है। आगे देखते हैं हम लोग, विधि के शासन का यह विचार भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में परिलक्षित होता है। विधि का जो यह शासन है वो भारत के संविधान के कौन कौन जो अनुच्छेद है या भाग है उसमें परिलक्षित होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम, अनुच्छेद 13 का एक उपबंध है, अनुच्छेद 13, ठीक है, अनुच्छेद 13(1) में उपबंध है कि विधायिका द्वारा कोई भी कानून संविधान के अनुरूप ही बनाया जाना चाहिए। तो विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा वो क्या होगा,
संविधान के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा ना करने पर उसे अवैध या शून्य घोषित कर दीजिएगा। और ये कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्चतम न्यायालय करेगा अगर यदि अलग पता है, ठीक है। तो ऐसा ना करने पर क्या होगा? उसको वैध घोषित कर दिया, शून्य माना जाएगा, ठीक है। मूल ढांचा को छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह संविधान का अनुच्छेद 14 विधि की समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण के सिद्धांत को निर्धारित करता है, ठीक है। अनुच्छेद जो 14 है, 14 से हम लोग को, ठीक है, समानता का अधिकार और संरक्षण, समान संरक्षण होता है। कोई भी हो, ठीक है, बड़ा से बड़ा जो आदमी हो, ठीक है, सीएम हो, पीएम हो, या तो कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, जो मजदूर हो, किसान हो, तो सभी को क्या है? समान संरक्षण कानून के से मिलना चाहिए और समान स्वतंत्रता भी मिलना चाहिए। आगे देखते हैं सेकंड, हमारे संविधान की उद्देशिका में न्याय, स्वतंत्रता और समानता शब्द शामिल है। तो संविधान की जो उद्देशिका है उसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता शब्द शामिल है। या लोगों के बीच किसी भी वास्तविक भेदभाव के बिना, किसी प्रकार के भेदभाव के बिना न्याय संगत और निष्पक्ष व्यवस्था का एक स्पष्ट संकेतक है, चाहे जीवन में लोगों की प्रतिष्ठा कुछ भी हो। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे संविधान का जो उद्देशिका है उसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता शब्द शामिल है। या लोगों के बीच किसी भी वास्तविक भेदभाव के बिना, ठीक है, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना न्याय जो है संगत और निष्पक्ष व्यवस्था का एक स्पष्ट संकेतक है। थर्ड देखते हैं, संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रतिबंधित किया गया है, जो आधारभूत माना। तो आर्टिकल 21, ठीक है, ये क्या है? संविधान में मालूम है कि व्यक्ति को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रतिबंधित किया गया है, जो कि आधारभूत मानव अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विधि का शासन संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। एक मूलभूत विशेषता है जो पूरे संविधानिक ताने बाने में व्याप्त है और संवैधानिक संरचना का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, विधि के शासन के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई। तो विधि की जो शासन की जो सिद्धांत है उसको बनाए रखने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्रता रखा गया है, सुनिश्चित की गई है। न्यायपालिका को ही राज्य के प्रत्येक अंगों को विधि की सीमा के भीतर रखने और इस तरह की विधि के शासन को सार्थक और प्रभावी बनाने का कार्य सौंपा गया है। तो जो न्यायपालिका है उसको क्या है? स्वतंत्र रखा गया है भारत में, ठीक है, ताकि क्या होगा? विधि का शासन का सिद्धांत को बनाया जा सके। विधि का जो शासन होगा या स्वतंत्रता होगा सबको समान रूप से होगा, इसलिए जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र सुनिश्चित किया गया है संविधान द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संवैधानिक सर्वोच्चता के माध्यम से विधि का शासन संविधान से ही अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। तो संवैधानिक सर्वोच्चता के जो माध्यम से विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन क्या आता है? संविधान से ही अपना अधिकार प्राप्त करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, अब देखते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उक्त किया गया है कि विधायिका न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश और प्रतिषेध अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जारी करने की शक्ति, उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी दी गई है। तो ये क्या है? उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति भी दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जिसमें क्या है? विधायिका न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश और प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण का जो रीट है उसको जारी करने का शक्ति दी गई है। उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की भी शक्ति, उच्चतम न्यायालय को क्या है? जो न्यायिक राय है उसकी समीक्षा करने का भी शक्ति दी गई है, जिससे विधि के शासन को संरक्षित किया जा सके। नेक्स्ट देखें, विधि की सर्वोच्चता वह भावना है जो न्याय और समानता पर आधारित संविधान को संचालित करती है तथा विधि के शासन द्वारा स्थापित है। देख सकते हैं, विधि का शासन विकसित हुआ है तथा यह मानव अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। भारत में कई मामलों में न्यायपालिका द्वारा विधि के शासन को बरकरार रखा गया है, जिसके कारण मानव अधिकार के उल्लंघन के लिए उपचारों का निर्माण हुआ है। साथ ही पुरातन कानूनों को निरस्त करना और कानूनों के दुरुपयोग से बचाव करना राजनीति के
अपराधीकरण को रोकना आदि विधि के शासन को बनाए रखने के लिए सही दिशा में कार्रवाई हो सकती है। तो ये देख लीजिए, ये हम लोग लिखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। व्हाट आर द प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच रिफ्लेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। तो शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान है जो शक्तियों के पृथक्करण को प्रतिबिंबित करता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके। ठीक है, इसके बाद जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है उस सारा क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो अगर यदि आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप लोग कॉमेंट कीजिए इस प्रकार की जो वीडियो है रोजाना अपलोड किया जाए या नहीं। ठीक है, तो आप लोग कॉमेंट कीजिए और अगर न्यू है और तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।